नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के एक ऐसे पार्ट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो आपके संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास के बेस को तैयार करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को तैयार करेगा। और यहां पर कॉन्सेप्ट का मीन होगा कि आधुनिक भारत के इतिहास में कहीं पर भी कोई चीज हुई है तो आप उसके आगे ऐसे लगा दीजिए क्यों। उसका उत्तर आपको मेरी इस क्लास से मिलेगा। जैसे 1813 के चार्टर एक्ट को हम अलग से पढ़ेंगे, जिसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। तो एक तो तरीका ये होता है कि आपने वहां पर याद कर लिया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब क्यों कर दिया गया ये मतलब ही नहीं है। जब ये पता नहीं तो आप उत्तर लिख नहीं पाएंगे। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, विलियम बेंटिक ने भारतीय समाज में बहुत सारे सुधार किए, सती प्रथा का अंत कर दिया। क्यों? झांसी की रियासत जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थी उसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। क्यों? अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर कर दिया गया। क्यों? मतलब पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में कहीं पर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मेरी इस क्लास से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और मैं बीएल ग्रोवर नामक किताब और विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी के माध्यम से आपके सामने तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक चीजें प्रस्तुत करूंगा, ताकि आप यूपीएससी प्री के साथ साथ जो यूपीएससी मेंस होगा उसको भी, और किसी भी पीसीएस के सिविल सर्विसेज के एग्जाम को भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। आज हम उसी पार्ट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैंने यहां पर हेडिंग डाला है ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये बेसिकली ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1599 में हुई। और आरंभ में इस कंपनी को ब्रिटिश महारानी ने 31 दिसंबर 1600 को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। और यह कंपनी जब ब्रिटेन से भारत के लिए व्यापार करने के लिए आएगी, स्पेशली मैंने भारत को फोकस किया है, ये कई देशों में जाएगी। तो इस कंपनी को आरंभ में ये व्यापारिक एकाधिकार 15 वर्षों के लिए था। यहां पर ट्रेड मोनोपोली का मतलब होगा कि इस कंपनी को ही केवल ब्रिटेन से भारत जाकर व्यापार करने का अधिकार था। किसी और कंपनी को या मर्चेंट को यह अधिकार नहीं था, स्पेशली ब्रिटेन से भारत में जाकर व्यापार करने का अधिकार केवल इस कंपनी का था। यह कंपनी जिसकी स्थापना 1599 में हुई, जिसको ब्रिटिश महारानी ने 1600 में अनुमति प्रदान की, वो 1601 से ब्रिटेन से भारत की ओर निकलेगी। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि 1600 से लेकर 1757 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईआई से थी, ये बेसिकली एक प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी, एक शुद्ध व्यापारी कंपनी थी। और इस शुद्ध व्यापारी कंपनी ने भारत में जगह जगह पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। और यहां पर फैक्ट्री का मतलब होगा आज का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से वस्तुओं को खरीद के लाना और फिर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना। तो जगह जगह फैक्ट्री स्थापित की। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभ के 157 साल, और ध्यान रखना 157 साल कोई कम अवधि नहीं है, 157 साल भी बहुत लंबी अवधि है, 157 ईयर्स। और इस 157 साल में भारत के कई राजाओं ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने, फर्रुखसियर ने, कई राजाओं ने इस कंपनी को फैक्ट्री खोलने के लिए, दक्षिण भारत के कई राजाओं ने अनुमति प्रदान की। तो क्या वो सब के सब बेवकूफ थे? नहीं।
समय की बात थी, उन्होंने अपने समय के हिसाब से अपने समझ के डिसीजन लिए, क्योंकि आरंभ में ये कंपनी भारत के लिए लाभदायक थी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कंपनी भारत के लिए लाभदायक कैसे थी, भारत के लिए लाभदायक कैसे थी सर, इसको समझाइए। तो इसका उत्तर होगा कि कोई भी जब किसी दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाएगा तो जाहिर सी बात है अपने साथ में मुद्रा लेके जाएगा, अपने साथ में करेंसी लेके जाएगा। और उस समय करेंसी मध्यकाल में अधिकांशतः सोने चांदी के रूप में थी, इसलिए भारत में व्यापक स्तर पर सोने चांदी का आगमन हुआ। अगर मैं आज के इस भूमंडलीकरण के युग में बात करूं, इसकी तुलना करूं, तो इसका अर्थ होगा विदेशी मुद्रा का आगमन। मतलब हम बाहर गए नहीं और बिना प्रचार किए ही हमारे देश में विदेशी मुद्रा का आगमन हो रहा है, फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है। तो पहला लाभ तो क्या हुआ, भारत में विदेशी मुद्रा का आगमन। दूसरा, उस समय न तो ब्रिटेन में फैक्ट्रियां थी, मतलब आधुनिक कल कारखाने न तो ब्रिटेन में थे और न भारत में थे। तो भारत में क्या था, तो भारत में था हस्तशिल्प वस्तुएं, जिसको हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। हस्तशिल्प वस्तुएं जिसको हम कहेंगे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। ये जो हस्तशिल्प वस्तुएं थी, ये जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे, इसका भारत एक बहुत बड़ा केंद्र था। और जितनी भी यूरोपियंस कंपनियां आई, चाहे पुर्तगाली हो, डच हो, ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, उन्होंने बड़े स्तर पर भारत के हस्तशिल्प को खरीदा, क्योंकि भारत का हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट जो था वो काफी क्वालिटी वाइज था और दुनिया भर में उसकी डिमांड थी। तो भारत की हस्तशिल्प वस्तुओं को घर बैठे खरीदार मिलना, मतलब यहां की वस्तुएं यहां से खरीद करके बाहर बेची जाएगी। तो दूसरा लाभ ये हुआ। तीसरा लाभ होगा कंपनियों से टैक्स की प्राप्ति होना, टैक्स की प्राप्ति। और चौथा, भारतीय मसालों एवं हैंडीक्राफ्ट की अंतरराष्ट्रीय पहचान बनना, हैंडीक्राफ्ट की अंतरराष्ट्रीय पहचान बनना। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपसे जस्ट ये पूछे कि जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान क्यों की, दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अनुमति किसने प्रदान क्यों की, तो उत्तर होगा ये कंपनियां अपने साथ व्यापक स्तर पर विदेशी मुद्रा लाती थी और ये विदेशी मुद्रा सोने चांदी की शक्ल में थी। भारत के हस्तशिल्प वस्तुओं को घर बैठे खरीदार मिलता था। यहां के जो रियासतों के राजा थे उनको, मुगल साम्राज्य को टैक्स की प्राप्ति होती थी और बिना बाहर गए हमारी वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय ख्याति हो रही थी। इस कारण आरंभ में ये कंपनियां और विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के फेवर में थी, भारत की लाभदायक थी, लेकिन 157 साल तक। और 157 साल में बहुत बड़ा पीरियड होता है। यहां तक कि एक अंग्रेज इतिहासकार रोता है कि टेम्स नदी से पूरा सोना गंगा की तरफ जा रहा है और आगे एक वक्त आएगा जब गंगा से सब कुछ लेकर उसे टेम्स पर निचोड़ दिया जाएगा। एक वक्त वो भी आएगा, उल्टा वक्त आएगा। वो जो उल्टा वक्त आएगा, जो हमारा रिवर्स टाइम आएगा, ये फॉरवर्ड टाइम है जब हमें लाभ हो रहा है। तो जो कंपनी की जो पॉलिटिकल स्टार्टिंग होगी वो कब से होगी, 1757 से बंगाल से होगी। और जब कंपनी की राजनीतिक शुरुआत बंगाल से होगी और बंगाल पहला स्पॉन्सर्ड स्टेट बनेगा इसके शोषण का, तो वहीं से होगा भारत में ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण। और ये टॉपिक आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप समझ गए होंगे, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपका पार्ट होगा। नेक्स्ट हम इसके आगे चलें।
अब जैसे मैंने यहां पर हेडिंग डाली और आपके सामने यह प्रस्तुत करना चाहा कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है, क्योंकि यहां पर 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होगा और उसको नेक्स्ट जो होगा वो होगा फिर भारत में सीधा ब्रिटिश शासन। तो उसको हम पढ़ें, भारत में ब्रिटिश शासन की, भारत में ब्रिटिश शासन के शोषण के, शोषण कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के तीन महत्वपूर्ण चरण, 3 इंपॉर्टेंट फेजेस। ये 3 महत्वपूर्ण चरण जो है उसको हम पढ़े तो उसमें पहला जो चरण होगा वो होगा वणिकवाद। इसी वणिकवाद को हम कहते हैं मर्केंटिलिज्म। इसी वणिकवाद को हम कहते हैं मर्केंटिलिज्म। ये बड़ी एक लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। विश्व इतिहास जब मैं पढ़ाता हूं तो वहां पर इसको बेहतर तरीके से विद कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये मर्केंटिलिज्म यूरोप की एक अवधारणा थी, उसको तो पहला चरण वणिकवाद माना जाता है। और ये चरण जो है आप देखिए, कंपनी की भारत में राजनीतिक शुरुआत कब से होती है? 1757 से। तो यहां 1757 क्यों लिखा? क्योंकि 1757 में कंपनी की बंगाल से राजनीतिक शुरुआत होती है। तो 1757 से 1813, ये पहला। 1813 क्यों लिया? क्योंकि 1813 में चार्टर एक्ट आएगा जिसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। तो एक फेज ये वाला है। दूसरा फेज जो है उसको हम कहते हैं मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद। दूसरा फेज जो होगा वो होगा फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म। ध्यान रखना, या मुक्त व्यापार तो लिखा हुआ है लेकिन ये एक तरफा होगा, मतलब ये प्रवाह इस प्रकार से होगा कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचे। नाम जरूर मुक्त लिख रखा है, इसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म। और ये फेज माना जाता है लगभग 1813 से 1860, 1813 से 1860। और जो तीसरा चरण है, थर्ड फेज जो है, उसको कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद। वो जो फेज है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। और ये 1860 से 1947 तक माना जाता है। तो सबसे पहले तो हमने सब लिखा है भारत में ब्रिटिश शासन का शोषण। शोषण ब्रिटिश आ जाएंगे 1600 में, लेकिन 1600 में आते ही शोषण शुरू नहीं हुआ है, बल्कि 1600 से 1757 तक तो उन्होंने हमें लाभ दिया है निश्चित रूप से, और उन्होंने खुद ने भी लाभ कमाया है। हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ है वो बेसिकली शुरू हुआ कब से? 1757 से। तो सबसे पहले आपसे पूछे कि भारत में ब्रिटिश शासन के शोषण के 3 महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं, तो उसका उत्तर होगा पहला वणिकवाद, मर्केंटिलिज्म। दूसरा मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद, फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म। और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद, जिसको हम कहेंगे फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। ये 3 चरण होंगे। इन तीनों चरणों को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको अंग्रेजों की एक एक रणनीति समझ में आ जाएगी। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। वणिकवाद, मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद और फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। अब सबसे पहले हमने लिया पहला चरण, जिसको हम कहते हैं वणिकवाद या मर्केंटिलिज्म। जिसको हम कहते हैं वणिकवाद, मर्केंटिलिज्म। ये जो फेज माना जाता है 1757 से 1813 तक। अब मुद्दा होगा कि सर शोषण कैसे हुआ? तो शोषण जो है वो होगा, आप सपोज कीजिए ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, और ब्रिटेन के अंदर संसद भी है और ब्रिटेन में सरकार के भी है, ब्रिटेन में सरकार भी है। और ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम EIC है।
ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए गई, भारत में व्यापार के लिए गई और व्यापार पर इसका एकाधिकार है। अब ये सपोज कीजिए आप, ये भारत है, ये भारत है, तो ये जब कंपनी भारत में व्यापार के लिए जाएगी तो पहले फेज में मैंने कहा कि कंपनी अपने साथ बड़े स्तर पे सोना चांदी के रूप में मुद्रा लेकर जाती थी। अब यहां से शोषण कैसे शुरू हुआ कि कंपनी जो अपने साथ बड़े स्तर पर सोना चांदी लेके आती थी, धीरे धीरे वो सोना चांदी भारत में आना बंद हो गया। अब वो क्यों बंद हो गया? क्या बिना पैसे के व्यापार करने लगे? नहीं, कंपनी के पास भारत के कुछ राज्य हत्थे चढ़ गए, मतलब कंपनी का उन राज्यों पर राजनीतिक नियंत्रण हो गया और ऐसा शिकार होने वाला पहला स्टेट बंगाल था। और बंगाल में 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर ने कंपनी को भारी रिश्वत दी, कंपनी के अधिकारियों को भारी रिश्वत दी और कंपनी ने चूंकि उसको नवाब बनाया, इसलिए कंपनी के उस कठपुतली नवाब के माध्यम से वो अब डेली डाका डालने लगे बंगाल के राजस्व कोष के ऊपर, क्योंकि मीर जाफर उनकी कठपुतली थी। कहने का मतलब होगा 1757 के बाद पहले अवैध रूप से और इलाहाबाद की संधि के बाद दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद वैध रूप से लीगली उनके पास बंगाल का राजस्व आने लगा। तो आप देखिए, इनके पास आएगा बंगाल का राजस्व। और जैसा कि आप लोग जानते हो, कितना अयोग्य से अयोग्य शासकों जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, लेकिन कम से कम उसने जितना पैसा कमाया, रेवेन्यू आया होगा, उसके अगर सड़क नहीं बनाई, कोई मॉन्यूमेंट नहीं बनाया, तो शराब तो कम से कम भारत से खरीदी होगी, तो पैसा तो भारत के अंदर ही रहा होगा। लेकिन ये ज्यादा समझदार थे और इन्होंने कभी भी भारत को अपने वतन के रूप में स्वीकार नहीं किया। जब बंगाल पर इनकी सत्ता स्थापित हो गई और गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रेवेन्यू आने लगा। और जब रेवेन्यू आने लगा तो उसी रेवेन्यू से इन्होंने बंगाल का तैयार माल खरीदा। और तैयार माल मतलब क्या होगा? हस्तशिल्प एवं मसाले खरीदे। हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस था, उसको खरीदा और उसे ले जाकर विदेशों में बेच दिया। धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी वही बंगाल की सेना बन जाएगी। जब बंगाल की सेना बन जाएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सैनिक जो उसके लिए काम करते थे, जिसको कंपनी वेतन देती थी, अब उसको बंगाल सरकार देगी। बंगाल सरकार खुद ईस्ट इंडिया कंपनी है। कहने का मतलब होगा 1757 के बाद लगातार बंगाल से बंगाल का राजस्व बाहर जाने लगा। उसी राजस्व से कम कीमत पर भारतीय माल को खरीदा गया और भारतीय माल को बाहर ले जाकर दुगुने चौगुने दाम पर बेचा गया। इसलिए 1757 से लेकर 1813 भारत के आर्थिक शोषण का पहला चरण माना जाता है, जिसमें भारतीय धन का निष्कासन बंगाल से शुरू हो गया। जब बंगाल का राजस्व भी गया, उसी राजस्व से बंगाल की वस्तुएं बाहर चली गई और उन वस्तुओं पर होने वाला लाभ भी बाहर चला गया। यहां तक कि जो बंगाल के नाम पर बंगाल के गवर्नर और बड़े बड़े अधिकारी थे, उनका वेतन भी, क्योंकि अंग्रेज उच्च पदों पर थे, उनका वेतन भी भारत से लेते थे, बंगाल से लेते थे और वो बाहर जाता था। इस प्रकार भारतीय धन का भारत से बाहर निष्कासन शुरू हो गया, जिससे भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था,
स्थायी बंदोबस्त से उन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया कि बंगाल का रेवेन्यू जमींदारों के माध्यम से उन तक पहुंचने लगा, और वो जमींदार भी कहीं ना कहीं इस शोषण की प्रक्रिया में शामिल था। इसी कारण जब स्थायी बंदोबस्त और इस प्रकार की पॉलिसी का भारत में इतना शोषण हुआ कि 1757 के बाद अगले 50 सालों में भयंकर अकाल पड़े। वो प्राकृतिक अकाल के साथ साथ कृत्रिम अकाल भी बहुत बड़ी संख्या में थे। भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। भारत में बाहर से आने वाला धन आना बंद हो गया, मतलब विदेशी मुद्रा का आगमन बंद हो गया, और ये एक प्रकार की लूट थी जिसको वैध तरीके से लूटा गया, जिसमें जो सरकार थी वही लूट का काम कर रही है। मतलब सरकार कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और कहते हैं कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है, ध्यान से सुनना, जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश की प्रजा फकीर होती है, उस देश की प्रजा फकीर होती है। इसलिए बंगाल का रेवेन्यू जब इस प्रकार से जाने लगा तो भारत का आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, सामाजिक शोषण यहां से शुरू हो गया। यहां आप यह ध्यान रखें कि जब बिना कुछ किए ही उनके पास बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा था, तब इस समय उन्होंने भारतीय समाज में सुधार नहीं किया है, क्योंकि बिना सुधार किए सब कुछ मिल रहा है। तो यह आर्थिक शोषण का आपका पहला चरण होगा, जिससे मर्केंटिलिज्म कहा जाता है। इससे जो अधिकतम लाभ हुआ वो लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को हुआ। इस प्रकार की नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के धुएं निकाल दिए और हमारी अर्थव्यवस्था को इन्होंने कमजोर कर दिया। यह पहला चरण, इसको मैं आगे भी लूंगा और एक इसमें टर्म है जिसको मैं आगे समझाऊंगा, वणिकवाद। अभी आप सिर्फ इतना समझने का प्रयास करें और इस प्रकार से भारतीय धन का भारत से निष्कासन होगा। अब इसका दूसरा हम देखें, सेकंड, उसको हम कहेंगे मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद, फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म। मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का चरण। तो दूसरा चरण जो है, सेकंड फेज जो है, उसको हम कहते हैं नंबर 2 पे मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का चरण। मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का चरण, फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म इसको कहते हैं। और यह फेज माना जाता है 1813 से 1860 तक, 1813 टू 1860 तक माना जाता है। बिल्कुल साधारण तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर आप देखिए, सपोज कीजिए ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है और ये भारत है। ये ब्रिटेन है और ये भारत है। अब ब्रिटेन के अंदर सबसे पावरफुल ब्रिटिश संसद है, तो यहां मैंने लिख दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो सरकार थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जो कि ब्रिटेन के लिए एक प्राइवेट कंपनी थी। और इस प्राइवेट कंपनी को सबसे पहले ब्रिटिश संसद ने कंट्रोल किया 1773 में, फिर 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, फिर आएगा 1813 का 1793, 1813, ये एक्ट हम अलग से पढ़ेंगे, ध्यान रखना। और ये लगातार जो एक्ट आ रहे हैं, उन एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रही है, ये भी ध्यान रखना। मतलब यहां पर भारत पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण बढ़ता जाएगा, उसी अनुपात में ब्रिटिश संसद का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण भी बढ़ता जाएगा। अब सेकेंड फेज जो शुरू हुआ है वो 1813 से 1860। यहां मैं इन सबको एक बार से हटा दूं। और ब्रिटिश संसद ने 1813 में एक एक्ट पास किया जिसको हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास पे। वो था 1813 के
चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मैंने यहां 1813 लिया है। इस 1813 को क्यों लिया? क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिसका अर्थ होगा अब ब्रिटेन से भारत में जाकर कोई भी कंपनी या व्यापारी व्यापार कर सकती है। तो फिर ये चेंज क्यों? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त क्यों किया? इसको समझने के लिए हमें यहां चलना पड़ेगा। पहले आप देखिए, भारत अब 1813 तक पहुंचते पहुंचते उनके पास केवल बंगाल नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ा हिस्सा भारत का उनके पास में आ जाएगा। इसलिए यहां पर हम ये लिख देते हैं भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार एक्चुअल में 1813 में तो नहीं लिखा जाएगा, 1833 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम आ जाएगा, लेकिन मैंने यहां लिख दिया भारत सरकार। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में यहां पे आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके हाथ में है? क्या भारत की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के हाथ में है? तो नहीं, ये जो है भारत सरकार, ये अभी EIC के हाथ में है। तो यहां ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। जब यहां पर EIC है तो जाहिर सी बात है भारत का राजस्व कंपनी के हाथ में जाएगा। तो यहां पर लिख दिया रेवेन्यू ऑफ इंडिया। भारत सरकार के पास जाएगा भारत का राजस्व, और भारत सरकार कौन है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब भारत के राजस्व से ही भारतीय माल को खरीदा जाएगा। भारतीय माल खरीदा गया, भारतीय माल खरीदा गया। आपको सर हस्तशिल्प मसाले नहीं। अब भारतीय माल जो खरीदा गया वो भारतीय माल कौन सा होगा? तो इन्होंने भारत के कच्चे माल को ज्यादा फोकस किया। मतलब अब ये कच्चा माल खरीदेंगे। अभी तक तो हैंडीक्राफ्ट मतलब तैयार माल खरीदते थे, अब किसको खरीद रहे हैं? कच्चा माल। और उस कच्चे माल को ये भारत से ब्रिटेन ले गए। अब दो क्वेश्चन का जवाब आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि सर आपने बातों बातों में ये नहीं बताया कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त क्यों किया गया। तो इसका उत्तर यहां देखिए। अब उत्तर देखने से आप पहले आपको पता होगा क्या कि दुनिया की सबसे पहली जो औद्योगिक क्रांति थी, दुनिया की सबसे पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, दुनिया की सबसे पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन के अंदर आती है। दुनिया की सबसे पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन के अंदर आई। और जब ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति आएगी तो अब दुनिया का पहला देश ब्रिटेन होगा जहां पर कल कारखानों के द्वारा उत्पादन होगा। कल कारखानों द्वारा, फैक्ट्रीज के द्वारा प्रोडक्शन शुरू होगा, उत्पादन शुरू होगा। और कल कारखानों से जो उत्पादन होता है उसको तैयार माल कहते हैं। मतलब उसी को हम कहते हैं रेडीमेड मटेरियल, वो तैयार माल होगा। और जब इन कल कारखानों से तैयार माल शुरू होगा तो जाहिर सी बात है इनको कच्चे माल की आवश्यकता होगी। कच्चे माल की आवश्यकता, इसलिए भारतीय राजस्व से भारतीय माल जो खरीदा गया उसमें कच्चे माल को इसलिए फोकस किया गया क्योंकि अब ब्रिटेन के अंदर आवश्यकता थी किसकी? कच्चे माल की। क्यों? क्योंकि दुनिया की पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आई। अब ब्रिटेन के अंदर बड़े स्तर पर कल कारखानों अर्थात फैक्ट्रीज के माध्यम से प्रोडक्शन होने लगा। और ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्था की पूर्ति करने के बाद खुद दुनिया का तैयार माल का एक बहुत बड़ा विक्रेता बन गया। मतलब अब यहां से ये तैयार माल का विक्रेता बनेगा। यहां से तैयार माल जाएगा। जब यहां से तैयार माल जाएगा और एक माल खचाखच भरा पड़ा है
और दुनिया में अब भी सबसे बेहतरीन क्रय शक्ति, मजबूत क्रय शक्ति भारतीयों की है और भारत एक बेहतर बाजार बन सकता है। इसलिए भारत को अब ये बनाएंगे एक बाजार के रूप में। अब भारत इनकी नजर में बाजार बनेगा किसका? ब्रिटिश के तैयार माल का। तो भारत से ये तैयार माल जाएगा भारतीय बाजार के अंदर और जब वहां बाजार में पहुंचेगा तो क्या भारत की सरकार उस माल को रोकेगी? नहीं रोकेगी, क्योंकि भारत की सरकार किसके हाथ में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर मिल गया होगा। क्या? नंबर 1, भारतीय राजस्व से भारत के कच्चे माल को क्यों खरीदा गया? तो उत्तर होगा ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आने के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को हस्तशिल्प वस्तु के बजाय कच्चे माल की अधिक आवश्यकता थी, ताकि उस कच्चे माल के माध्यम से वो ब्रिटेन तैयार माल को तैयार कर सके। इसलिए भारत से किसको फोकस किया गया? कच्चे माल को। दूसरा, सर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त क्यों किया? तो उत्तर होगा ब्रिटेन अब एक औद्योगिक राष्ट्र था और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था फैक्ट्रियों द्वारा तैयार उत्पाद से खचाखच भरी थी। अतः ब्रिटेन के व्यापारियों और अन्य कंपनियों का दबाव था कि वे भी बाहर जाकर, भारत जैसे देश में जाकर व्यापार कर सके। साथ ही साथ ब्रिटिश संसद भी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लगातार कंट्रोल कर रही थी। अतः उसी नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ताकि अब ब्रिटेन से भारत में जाकर कोई भी व्यापार कर सके। इसलिए वो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाएगा। टाइमिंग कौन सा होगा? 1813 से 1860। एक चीज और ध्यान रखना, यहां भी ब्रिटिश शासन है और यहां भी अंग्रेजों का ही शासन है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सत्ता है। इसलिए मुक्त व्यापार का जो नाम लिखा हुआ है, ये मुक्त व्यापार तो है, लेकिन केवल किसके पक्ष में? ब्रिटेन के पक्ष में। अर्थात ब्रिटिश वस्तुओं को यहां से यहां जाने दिया गया, वहां आने दिया गया, लेकिन भारत के हस्तशिल्प को इधर नहीं आने दिया गया, क्योंकि भारत का हस्तशिल्प अगर इधर आता, जिसकी मांग भी थी, तो वह ब्रिटेन के कल कारखानों के तैयार माल को भी कंपीट कर सकता था। लेकिन चूंकि दोनों जगह सत्ता ब्रिटिश के हाथों में है, इसलिए भारत में इसका नुकसान हुआ। और इसका सबसे पहला नुकसान होगा कि जिस समय ब्रिटेन का औद्योगिकरण हुआ, उस समय भारत में कच्चे माल को फोकस किया गया। कच्चा माल आता है खेतों से, अर्थात कृषि पर बल दिया गया। और कृषि पर बल देने का मतलब, जिस देश में कृषि पर अत्यधिक बल दिया जाता है, वहां की अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण के बजाय औद्योगिकरण हो जाता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। और जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो किसान पहले से स्थायी बंदोबस्त से भूमिहीन बना हुआ है। जमींदारों ने उसका शोषण किया, रेवेन्यू लेकर के कंपनी ने उसका शोषण किया। अब खेती पर अत्यधिक बल देने से छुपी हुई बेरोजगारी सामने आने लगी। और आपको पता होगा कि किसी भी देश में कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार निर्धारित करती है, और इन्होंने इतना औना पौना भाव निर्धारित किया कि किसान को कोई लाभ ही नहीं हुआ। तो नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ, नंबर 1, भारतीय राजस्व का भारत से बाहर जाना, और वो भी लगातार। तो नंबर 1, धन का निष्कासन। नंबर 2, भारतीय रेवेन्यू से ही कम से कम दामों पर भारत के कच्चे माल को खरीद लिया गया। अर्थात कच्चे माल की भी सही कीमत नहीं मिल सकी, और जो कीमत मिली वो हमारा ही रेवेन्यू था।
और तीसरा, जब कच्चे माल को फोकस किया गया तो भारत के हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, भारत के हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। तो तीसरा नुकसान। चौथा, जो चीज यहां से गई, कच्चे माल का लाभ भारतीय को न मिलना, कैसे? यहां भी नहीं मिला, वहां भी कैसे? कि इसी कच्चे माल से वो तैयार माल खरीदेंगे। हमारे 1 रुपए से, हमारे 10 रुपए से 1 रुपए में हमारा रेवेन्यू, हमारा कच्चा माल खरीदा, उस 1 रुपए के माल को 10 रुपए में ले जाके हमें वापस बेच दिया। क्योंकि ब्रिटिश फैक्ट्रियों से जो माल आ रहा है वो माल हमारा ही कच्चा माल है, जिसको हमें ही बेचा जा रहा है और बड़ी कीमत पे बेचा जा रहा है। इस कारण 1813 से 1860 के मध्य भी भारत का भयंकर शोषण हुआ। वो शोषण स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से हो, चाहे रैयतवाड़ी के माध्यम से हो, महलवाड़ी के माध्यम से हो, भारत के राजस्व के लगातार बाहर जाने से हो, भारत में कच्चे माल को फोकस करने से हो, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन से हो, लेकिन भारत का लगातार शोषण होता गया। अब एक चीज और देखिए आप, कि अब वो भारत को किस रूप में तैयार करना चाहते हैं? बाजार के रूप में। और बाजार जब तैयार होगा तो बाजार की 2 विशेषताएं होगी, कि जब भी किसी देश में बाजार हो तो बाजार एकीकृत होना चाहिए, मतलब इंटीग्रेट बाजार होना चाहिए, एकीकृत बाजार होना चाहिए। क्या भारत एकीकृत बाजार नहीं था? नहीं। भारत तो राजनीतिक रूप से अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था। इसलिए यही उस समय होगा जब मान लीजिए यहां पर ये कई रियासतें हैं और ये पूरा ब्रिटिश शासन है, ये ब्रिटिश शासन है, लेकिन ये रियासतें हैं, ये रियासतें हैं। ऐसे 600 से ज्यादा रियासतें थी और इनमें से अधिकांश रियासतें ऐसी थी जो अंग्रेजों की समर्थक थी। उसके बावजूद भी वो रियासतें अंग्रेजों की नजर में खटखटाने लगी, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि उस रियासत का विलय ब्रिटिश भारत में करके ब्रिटिश भारत को एक बड़े एकीकृत बाजार में बदला जाए। इसलिए आप देखना, इसी समय लॉर्ड डलहौजी का एक सिद्धांत आएगा, शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसके द्वारा कई रियासतों का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया गया। जैसे झांसी का विलय, अवध का विलय। अवध का विलय तो कुप्रशासन का आरोप लगाई कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें एकीकृत बाजार बनाने की जरूरत थी। इसलिए आप देखोगे इस टाइमिंग में ही भारत की अधिकांश रियासतों का विलय होगा, चाहे वो मराठों का हो। आप किसी को उठा के देखना कॉन्सेप्ट के पॉइंट से, तो भारत के अधिकतम रियासतों का विलय जो हुआ है, बड़ी रियासतें, उनका विलय 1813 से 1860 के बीच में हुआ है। क्योंकि वो क्या बनाना चाहते थे? एकीकृत बाजार। हालांकि आज के दृष्टिकोण से हम सोचें तो अच्छा ही हुआ, वो एकीकृत बाजार बनाना चाहते थे और हमारे यहां पर एकीकृत भारत बन गया, इंटीग्रेटेड इंडिया बन गया। लेकिन उस समय जो एकीकृत बाजार से एकीकृत भारत बनेगा, उसके बीच में हमारा एक बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक शोषण हुआ। तो एक पॉइंट ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। एकीकृत बाजार बनने के लिए कई रियासतों का विलय कर दिया गया, कई रियासतों का विलय कर दिया गया। अब आपसे पूछे कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत कि अगर किसी शासक के अपना खुद का बेटा नहीं है तो उस रियासत का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाएगा,
तो सोचो, जो रियासत का राजा है वो सोच रहा होगा कि काश मेरे बेटा होता, और मैं कह रहा हूं कि उसको बेटा होता तो भी उसका विलय होता। क्यों? क्योंकि इसके सामने अवध एक एग्जाम्पल है कि अवध एक बहुत बड़ा बाजार था, लेकिन वो एक स्वतंत्र रियासत थी। जब अंग्रेज व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत उसका विलय नहीं कर सके, तो उन्होंने आरोप लगाया कि यहां तो बैड गवर्नेंस है, इसका विलय कीजिए, और कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर दिया गया। ये एक प्रकार का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन था, राजनीतिक शोषण था। एक बाजार बनाने के लिए आवश्यकता है किसकी? तो उत्तर होगा उपभोक्ता की, कंज्यूमर की। मतलब क्या होगा कि यहां से जो माल यहां पर आया भारत के अंदर, उस माल का कोई खरीदार भी तो होना चाहिए, और उसका खरीदार एक भारतीय उपभोक्ता होगा। और भारतीय उपभोक्ता अगर यहां के कल्चर को नहीं समझता है, जैसे मान लीजिए वहां से भारतीय बाजार में जींस आती है और भारतीय धोती पहनता है, तो चाहे जींस कितनी अच्छी हो वो उसको नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि इस समय, ये कौन सी सदी है? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के अंदर भारतीय समाज में कई दोष थे। महिलाओं को सती कर दिया जाता था, पर्दा प्रथा थी, डाकन प्रथा थी, बाल विवाह था, बाल श्रम था, विधवा विवाह नहीं होता था, छुआछूत थी। मतलब भारतीय समाज में कई प्रकार के दोष थे, और ये दोष पहले से थे। जो फर्स्ट फेज चल रहा उसमें भी थे, लेकिन उसमें इन्होंने कभी सुधार करने का प्रयास नहीं किए, क्योंकि उस समय इनको आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन आप देखना कि सेकेंड फेज के अंदर 1813 से 1860 के बीच में भारत में व्यापक सुधार किए गए। भारत में व्यापक सुधार क्यों किए गए? क्यों? क्योंकि वो भारत को एकीकृत बाजार बनाकर एक ऐसा उपभोक्ता भारत में तैयार करना चाहते थे जो ब्रिटिश वस्तुओं का अच्छा खरीदार बन सके। इसलिए 1813 से 1860 के बीच में भारत में कई सामाजिक सुधार किए गए, जैसे 1829 के अंदर सती प्रथा की समाप्ति कर दी गई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया। भारत में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। कन्या हत्या पर रोक लगाई गई। अनटचेबिलिटी पर कानून बनाए गए। ये सब क्यों? क्या वो समाज में सुधार करना चाहते थे? नहीं। उस समय सामाजिक सुधारों से उनके हितों को लाभ हो रहा था, क्योंकि बिना सुधार किए भारतीय उपभोक्ता, भारतीयों को रूढ़िवादी विचारों से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। इसलिए आप सोचिए कि जैसे राजा राम मोहन राय ने कहा कि सती प्रथा बंद होनी चाहिए, तो ब्रिटिश ने भी कहा हाँ बंद होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो राजा राम के फैन हैं, इसलिए कि राजा राम के द्वारा कही गई बात से उनको आर्थिक रूप से लाभ हो रहा है। आप कहोगे सर आप बाल की खाल निकाल रहे हो। यह सत्य था, क्योंकि अगर इन्हें सुधार भी करना था तो ये सुधार तो 1757 से भी कर सकते थे। लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आने के बाद भारत में व्यापक स्तर पर सामाजिक सुधार किए गए। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, इसी मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद के चरण में 1813 से 1860 के बीच में भारत में एक आंदोलन चला, जिसे कहते हैं हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो भारत में चला, जिसके प्रणेता राजा राम मोहन राय थे, आगे चलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे अनेक समाज सुधारक आए और अंग्रेजों ने सुधार किए, क्योंकि वो सुधारों के कार्य कहीं न कहीं आर्थिक रूप से ब्रिटिश हितों के अनुरूप थे। एक बार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, विलियम बेंटिक एक महान सुधारवादी गवर्नर जनरल था, टिप्पणी खींची। जैसे क्वेश्चन आपके पास में ये आया
मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि विलियम बेंटिक एक महान सुधारवादी गवर्नर जनरल था। टिप्पणी कीजिए। और ये आपका प्री के अंदर कथन कारण के रूप में भी आ सकता है। सबसे पहले तो इसको अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को जोड़कर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। किसको? विलियम बेंटिक को। अब जैसे मेंस के पॉइंट से यहां पर आपके पास में आ गया टिप्पणी कीजिए, तो टिप्पणी का इंग्लिश वर्जन होगा कमेंट। यहां पर टिप्पणी का इंग्लिश वर्जन नोट भी होता है, कमेंट भी होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा? कमेंट कीजिए। और जब भी कमेंट आएगा तब आपको अपने उत्तर को 3 भागों में डिवाइड करना है कि एक तो जो स्टेटमेंट दिया गया उसके पक्ष में लिखना है, फिर उसके विपक्ष में लिखना है, और फिर लास्ट में उसका संतुलित दृष्टिकोण व्यक्त करना है। संतुलित दृष्टिकोण। अब थोड़ा सा हमें ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए कि विलियम बेंटिक जो था इसका कार्यकाल 1828 से 1835 था। और जैसे कि हम लोग जानते हैं मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का चरण भी क्या है? 1813 से 1860, मतलब उसी चरण का व्यक्ति है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया? विलियम बेंटिक एक महान सुधारवादी गवर्नर जनरल था। अब थोड़ा सा फैक्चुअल और ध्यान दीजिए कि विलियम बेंटिक के कार्यकाल में भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, भारत में ठगी प्रथा को रोका गया, भारत में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, भारत में कन्या हत्या को रोकने का प्रयास किया गया। ये सब प्रयास यही हुए। अब उत्तर कैसे लिखोगे मैं बोलना चाहता हूं। क्वेश्चन हमारे सामने है, विलियम बेंटिक एक महान सुधारवादी गवर्नर जनरल था। टिप्पणी कीजिए। उत्तर लेखन में हम ध्यान रखेंगे उत्तर की शुरुआत इस शब्द से होगी कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर टिप्पणी। कमेंट में जब दिया तो कैसे लिखेंगे? अब उत्तर में मैं एक बार इसके पक्ष में लिखूंगा, फिर कंप्लीट इसके अपोजिट में जाऊंगा, और फिर मेरा संतुलित दृष्टिकोण होगा। देखो उत्तर कैसे करेंगे। विलियम बेंटिक जिसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था, निश्चित रूप से ब्रिटिश काल में एक सुधारवादी गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल में अनेक सुधार हुए, जैसे सती प्रथा को अवैध घोषित करना, ठगी प्रथा को समाप्त करना, कन्या हत्या को रोकने के प्रयास, दास प्रथा की समाप्ति, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार, पाश्चात्य शिक्षा को लागू करना। अतः इन आधारों पर कुछ हद तक उसे सुधारवादी के रूप में देखा जा सकता है। पैरा चेंज करोगे। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत में ब्रिटिश शासन का मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का चरण था। भारत में ब्रिटिश शासन का मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का चरण था, जिसमें ब्रिटिश कल कारखानों के द्वारा तैयार माल को भारतीय बाजार में खपाना जरूरी था, परंतु इसके लिए एक ऐसे भारतीय उपभोक्ता की आवश्यकता थी जो दिखने में भले ही भारतीय हो लेकिन सोचने और विचार करने के दृष्टिकोण से अंग्रेजों जैसा हो। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित किया, और उसके तहत ऐसे कई कानून बनाए जिसके माध्यम से भारत में सुधार किए गए। अतः ये तमाम सुधार उस समय ब्रिटेन के मुक्त व्यापारिक चरण के अनुरूप थे। अतः स्पष्ट है विलियम बेंटिक ने भारत में निश्चित रूप से सुधार किए, परंतु इन सुधारों का सीधा संबंध तत्कालीन ब्रिटिश आर्थिक हितों से था। और इस क्रम में यदि विलियम बेंटिक के स्थान पर कोई
अन्य गवर्नर जनरल जैसे टेंटिक भी होता तब भी सुधार करता, क्योंकि सुधार उस समय की ब्रिटिश अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता थी। यह उत्तर आपका इसमें आएगा। जबकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अधिकतम स्टूडेंट्स जो हैं वो केवल वहां सुधार लिख के आएंगे, उन्हें मतलब ही नहीं होता है कि यहां टिप्पणी शब्द का मतलब क्या होता है। और एक आपसे पूछे कि मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद के चरण से भारतीयों को नुकसान क्या हुआ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि पर भार बढ़ गया, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, भारतीय राजस्व का लगातार बाहर जाना, भारत के कच्चे माल का लाभ भी भारतीयों को न मिलना, भारतीय किसानों की बेइंतहा जुल्म होना, भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित करना, जिससे भारत के हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया, भारत की कई रियासतों का विलय ब्रिटिश भारत में करने से उन रियासतों में काम करने वाले हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जैसे अनेक नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए। तो ये अभी हमने 2 चरण पढ़े, ध्यान रखना, और ये दोनों फेज हमारे हर क्वेश्चन के उत्तर में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। अभी एक फेज बाकी है जिसको हम कहेंगे वित्तीय पूंजीवाद, वो हम कल की क्लास में लेंगे, और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि वो भारत में रेलवे के रूप में बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसा क्यों करेंगे उसको हम समझेंगे। तो आज दोस्तों हमारी क्लास यहीं तक है, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे वित्तीय पूंजीवाद के चरण के माध्यम से भारत में रेलवे में किस प्रकार से निवेश किया गया और उससे भारत का शोषण कैसे हुआ, उस चरण को कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद। तो कल अगेन फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद, जय भारत।